जी दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लर्निंग जावास्क्रिप्ट, बेसिक लर्निंग जावास्क्रिप्ट के सिलसिले में लेसन नंबर 2 के साथ। लास्ट लेसन में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जावास्क्रिप्ट्स के हवाले से पढ़ी थी और उनको देखा था। आज मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। अच्छा, जिस तरह CSS में हम लोगों ने देखा था कि हम CSS के कोड्स अपनी एक फ़ाइल में रख देते हैं, जिसकी एक्सटेंशन डॉट CSS होती है और वो हम लोग इधर ऊपर कॉल कर लेते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम लोग एक फ़ाइल अलग से बना लें जावास्क्रिप्ट की। मुमकिन है कि वो फ़ाइल इसको हमने मुख्तलिफ़ HTML की फ़ाइल्स के अंदर इस्तेमाल करना हो। मैं फ़ाइल का नाम जे स्क्रिप्ट डॉट और एक्सटेंशन JS यानी जावास्क्रिप्ट ये रख लेता हूँ। अब जितने मैंने अपने ये जावास्क्रिप्ट के कोड्स हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट के अंदर वाले ये कोड्स यहाँ से कट किए और उस फाइल के अंदर रख ली। इनको मैं चलाना चाहता हूँ, इसको सेव किया और यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे मैंने पूरे कोड्स लिखे हुए थे, वहीं पे मैं src के एट्रीब्यूट के साथ उस फाइल का पाथ दे दूँगा। तो अब मेरे जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हो सकेंगे। ये देखें, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा जो हमने अपने लास्ट वाले लेसन में पढ़ा था। ये देखें, चेंज इवेंट हमने लगाया हुआ है। अगर आप गौर करें कोड्स के अंदर आके, तो ये देखें ऑन माउस एंटर पे ये वाला फंक्शन जो कि अभी जावास्क्रिप्ट फाइल में ये तीनों फंक्शंस रखे हैं, ये काम हम लोग कर सकते हैं। खैर, ये तो बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ थी। इसका एक नुकसान भी होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में बार बार चेंजेस कर रहे होते हैं, यानी अगर मैं कोई नई स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे मैं अलर्ट ABC सेव किया। अब इस वक्त तो शायद ये चल जाए, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ। हाँ जी, ये बाज़-औक़ात ये होता है कि चूँकि मैं लोकल इन्वायरमेंट पे हूँ इसलिए ये काम कर रहा है। तो जो ये चेंजेस मेरी होती हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स की, ये यहाँ डिस्प्ले नहीं होंगी। उसकी वजह ये होती है कि ये कैपेबिलिटी ब्राउज़र्स में बिल्ट इन होती है कि जो एक दफ़ा CSS फाइल्स या जावास्क्रिप्ट फ़ाइल एक दफ़ा उसमें रन कर ली जाए, वो उसको अपने कैशे में रख लेता है। तो फिर जो चेंजेस आप जावास्क्रिप्ट फ़ाइल में करते हैं वो फिर इसको नहीं मिलती। तो वो जो नया कोड या जो नया चेंज होता है वो मिल नहीं रहा होता। तो उसका फिर हल ये होता है कि आप जहाँ पर जावास्क्रिप्ट फ़ाइल या CSS फाइल्स को कॉल कर रहे हैं, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क और कोई भी वर्जन डाल दें, कुछ भी। तो इससे ये होगा कि ये जो पूरा आपका लिंक है ये चेंज हो जाएगा, तो वो ब्राउज़र्स दोबारा उस फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह आपको नई चेंजेस मिल जाएंगी, मगर वो फिर बार बार आपको करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है जावास्क्रिप्ट और CSS को इस्तेमाल करते हुए। एनी हाउ, हम आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमने कोई आउटपुट लेना हो, एक तो अलर्ट मैंने आपको बताया कि अलर्ट में आप टाइप करके मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, आप ले सकते हैं। मगर बाज़ औक़ात होता है कि आपने स्क्रीन पे कुछ दिखाना नहीं होता, मगर आप फिर भी आउटपुट लेना चाह रहे होते हैं। तो राइट क्लिक करके ये जो इंस्पेक्ट की ऑप्शन होती है क्रोम के अंदर, कंट्रोल I, ये इंस्पेक्शन की या इंस्पेक्ट की ऑप्शन ऑलमोस्ट तमाम ब्राउज़र्स में होती है। जितने भी फेमस ब्राउज़र्स हैं उनमें तो यकीनन होती है, जैसे क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट का एज है और फायरफॉक्स है, इनके अंदर सब के अंदर है। और ये कंसोल में आप यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे भी ले सकते हैं। उसके लिए आप फिर जो इस्तेमाल करेंगे कोड, वो होगा console.log एनीथिंग हेयर। कुछ भी, कोई भी मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना है तो वो आपके कंसोल के लॉग में आ जाएगा। ये देखें, रिफ़्रेश। जी, अब वो मैंने सेव नहीं किया। सेव, जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा था कैशे वाली, वो गालिबन आ गई।
कंसोल पे यहाँ पे वो मैसेज अपीयर हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, जो प्रॉब्लम मैं अभी जिक्र कर रहा था आपके सामने। कैशे चेंज करते हैं। अभी भी अच्छा, ठीक है। मैं ये असल में मेरे ब्राउज़र में कुछ मसला है। मैंने कुछ एक्सटेंशंस क्रोम के अंदर ऐसी इंस्टॉल की हुई हैं कि वो console.log को ब्लॉक कर रही हैं। मैं इस वजह से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल एनी हाउ, console.error होता है, उसके थ्रू भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखें, एनीथिंग है वो कंसोल के साथ आप console.log, console.error, console.info, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये आइकन चेंज हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, यही चीज़ मैं इसकी कॉपी करता हूँ, console.info के साथ डिस्प्ले करवाऊँगा। दिस इज़ इन्फो, मकसद मैसेज डिस्प्ले ही करवाना है कंसोल विंडो के अंदर। ये इन्फो भी शायद ब्लॉक हुई भी है, तो वो डिफरेंट आप यहाँ पे मैसेजेस शो करवा सकते हैं। अच्छा, ये इन्फो, अच्छा, ओके। जी, एक्चुअली console.log, दिस इज़ log। ये लें, ये तीनों चीज़ें आ गई। मेरा कर्सर शायद ये एरर वाले पे था, तो वो सिर्फ एरर्स शो करेगा। अगर आप इन्फो पे होगा तो सिर्फ इन्फो शो करेंगे, इस पे होगा तो सारी चीज़ें। ये देखें, लॉग और इन्फो से एक ही किस्म के मैसेज शो हुए और एरर से वो एरर मैसेज शो हुए। इस तरह आप कंसोल के थ्रू कोई भी आउटपुट, ये बाज़ औक़ात काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कंसोल का मैसेज डिस्प्ले करवाना। मैंने लास्ट लेसन में भी आपको बताया था कि हम लोग डायरेक्ट, मैं राइट क्लिक करता हूँ, कंसोल क्लियर करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के कोड्स आप अपने यहाँ कंसोल में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि console.log टेस्ट, एंटर, तो ये देखें यहीं पे कंसोल का मैसेज आ गया। तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स बतानी है, उनके लिए मैं कंसोल का ही इस्तेमाल करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा वक्त बचेगा, और अदरवाइज़ मुझे जाके पहले उस पर कोड लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ आके रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो जिस किस्म के हमने कोड्स अभी लर्न करने हैं, उसके लिए हमारा कंसोल भी गुजारा कर सकता है। मकसद जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्सेस वगैरह देखना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम क्लियर कभी भी कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो हर किस्म की लैंग्वेज में इस्तेमाल में होती है, वो बेसिक होती है अब किसी भी लैंग्वेज की। आप PHP इस्तेमाल कर लें, .NET की कोई लैंग्वेज यूज़ कर लें, या जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लें, वेरिएबल्स का इस्तेमाल लाजमी होता है। और वेरिएबल इस्तेमाल करने के लिए मैंने लास्ट लेसन में VAR आगे वेरिएबल का नाम ABC इक्वल, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। और जब आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले करवाने के लिए आप अलर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये देखें, या फिर console.log का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो VAR, वेरिएबल का नाम, और उसमें कोई वैल्यू जो आपने उसको असाइन करनी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, वो आप उसको असाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक और टाइप भी होता है वेरिएबल का, उसको कहते हैं लेट। आगे बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, वेरिएबल का नाम ABC पहले रखा था मैंने XYZ, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कोई नंबर हो, आप उसको असाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह एक वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। अब लेट में और VAR स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, और फिर उसके मुताबिक आप उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें जो आपकी ज़रूरत है। इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट में आना पड़ेगा मज़ीद आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैं स्क्रिप्ट में आया हूँ।
इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ लेट के साथ x1, उसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन की 10। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि लाजमी नहीं है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उसी वक्त वैल्यू असाइन कर दें। आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लें और उसको वैल्यू आप बाद में असाइन कर दें, ये आप कर सकते हैं। और अगर आपने मोर देन वन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो तो कोमा डाल के इस तरीके से आप मोर देन वन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर लेट की स्टेटमेंट को 1 बाय 1 इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरीके से यूज़ कर लें। ओके मैंने चूँकि फ़िलहाल अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैं उसको वहीं पे वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, फंक्शन चेक, नाम मैं कुछ भी रख दूँ। इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग x1 और कंसोल डॉट लॉग y1 दोनों वेरिएबल्स को मैं डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक का नाम x1 जो कि लेट से डिक्लेयर किया गया है और दूसरे का नाम y1 जो कि var से डिक्लेयर किया गया है। इन दोनों में पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ कि क्या होगा। ये जो चेक का फंक्शन है, ये जब हम इसको कॉल करेंगे ये तभी एग्जीक्यूट होगा। कॉल करने के लिए मैं एक बटन और क्रिएट कर लेता हूँ। उसका भी चेक रख देता हूँ नाम, ऑन क्लिक चेक फंक्शन। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट पे आता हूँ, रिफ्रेश। ये देखें, मैंने कंसोल की विंडो ओपन रखी हुई है ताकि उसका रिज़ल्ट देख सकूँ। चेक पे क्लिक किया, ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे शो हो गए। अच्छा, इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया था ऊपर मेन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लेट के थ्रू जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, जो var के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल स्कोप्ड होते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, यानी अगर ये एक ब्लॉक है, फंक्शन का एक ब्लॉक है, अगर मैंने इसके अंदर रख के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर काबिल इस्तेमाल रहेगा, उस ब्लॉक से बाहर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर किया गया फंक्शन कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये दोनों वेरिएबल इसके अंदर इसलिए इस्तेमाल में आ रहे हैं कि मैंने किसी ब्लॉक में नहीं रखे, बाहर रखें। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क करता हूँ। यहाँ इस चेक के फंक्शन के अंदर जी, अब ये इन वेरिएबल को मैं, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, मैंने चूँकि मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी ब्लॉक में नहीं किया, मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने इनको डिक्लेयर किया है, इसलिए ये दोनों इस्तेमाल में आ गए। मैं क्या करता हूँ कि एक ब्लॉक बनाता हूँ ब्रैकेट से, ये दोनों वेरिएबल उठाकर उस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर लिए। अब दोनों वेरिएबल आप देखें कि डिक्लेयर हुए हैं एक ब्लॉक के अंदर। तो ये जो लेट से डिक्लेयर्ड वेरिएबल है वो उसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है, इसको इस्तेमाल मैं सिर्फ इस ब्लॉक में कर सकूँगा, बाहर जाके नहीं कर सकूँगा। y1 जो है उसको मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकूँगा, इस फंक्शन के अंदर भी। अब देखें, मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे, बनाया मैंने इस ब्लॉक के अंदर है, यहाँ रिफ़्रेश किया, चेक पे क्लिक किया, एरर आ गया कि अनगॉट रेफरेंस x1 इज़ नॉट डिक्लेयर। मैं x1 वाले को कमेंट करता हूँ, y1 वाले को रहने देता हूँ, रिफ्रेश। y1 इस पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया था var के थ्रू। अगर इसी को मैं चेंज कर दूँ, var लगा दूँ, तो इस पे भी कोई एरर नहीं आएगा x1 को इस्तेमाल करते हुए। तो ये वेरिएबल स्कोप होते हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना होता है, जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह जो एक और तीसरी टाइप भी होती है वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त, कांस्टेंट, CONS
इसका स्कोप और लेट का स्कोप बिल्कुल 100% सेम होते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि लेट और VAR के थ्रू जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनकी वैल्यू बाद में आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि वो वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब है जिनकी वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। इसकी मिसाल सिंपली मैं इनको ज़रा ब्लॉक से बाहर लाता हूँ और सिंपल ये काम करता हूँ कि x1 को मैं नई वैल्यू देता हूँ 20, और मैं जब डॉक्यूमेंट रन करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, किसी किस्म का भी। रिफ़्रेश किया, यही काम मैं C1 को करने की कोशिश करता हूँ कि C1 को मैं कोई नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ। रिफ़्रेश, ये देखें, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, लाइन नंबर 8, यानी लाइन नंबर 8 पे ये एरर आ रहा है कि आप इसको दोबारा से वैल्यू नहीं दे सकते। तो कांस्टेंट में और इन दो स्टेटमेंट्स में लेट और कांस्टेंट आर सेम ब्लॉक और स्कोप के हवाले से। सिर्फ फ़र्क ये है कि कांस्टेंट को आप वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, जबकि लेट को कर सकते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है। ये 3 तरीके होते हैं वेरिएबल्स, इसको खैर वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, ये डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं वेरिएबल को, और ये कांस्टेंट के थ्रू आप एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू आप वंस असाइन कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। ये जावास्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में होते हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक हैं। इसके अलावा पावर ऑपरेटर का मैं आपको बता दूं। लेट x की वैल्यू 10 रख देते हैं। कॉन्स्टेंट कंसोल डॉट लॉग में इस काम के लिए हम लोग ब्राउज़र का ही इसका कंसोल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 10, और जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा डेफिनेटली 10 डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं कंसोल करवाते वक्त पावर ऑपरेटर मीन डबल स्टैटिक 2, 100 मीन x की पावर 2, ये पावर ऑपरेटर होता है। x के रूट कह लें इसको, ये ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, यानी कंसोल डॉट लॉग 10 रिमाइंडर 4 इट शुड बी 2, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर इन ऑपरेटर्स को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि आप पहले से पढ़ रहे हैं। इक्वल साइन इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। जैसे अगर मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया 10, और जब मैं इसको कंसोल करूँगा तो डेफिनेटली 10 डिस्प्ले होगा। अगर मैं कहता हूँ x प्लस प्लस, ये मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब मैं इसको कंसोल करूँगा तो 11 डिस्प्ले होगा। फिर मैं कहता हूँ x प्लस प्लस और फिर दोबारा 12, तो सिंगल इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस का साइन, और इसी तरह सिंगल डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का साइन, यानी x माइनस माइनस। अब मैं इसको कंसोल को डिस्प्ले करता हूँ तो 11। अच्छा, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, x के बाद या x से पहले। इन दोनों में फ़र्क ज़रा समझें। मैं दोनों काम एक साथ करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग x प्लस प्लस, यानी कि मैं ये 2 काम ले रहा हूँ। मैं x को डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ और उसमें इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। डिस्प्ले हुआ 11। इसने क्या किया कि अगर मैं x पहले लिखूँगा और प्लस प्लस बाद में, तो जो काम हम x से ले रहे हैं वो काम वो पहले परफॉर्म करेगा और इंक्रीमेंट बाद में करेगा। यानी मैं इस वक्त कंसोल डॉट लॉग के थ्रू डिस्प्ले करवाने का काम ले रहा हूँ।
तो इसने पहले x को डिस्प्ले करवा दिया और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट की, यानी इस वक्त x की वैल्यू 12 हो चुकी है। अगर मैं खाली x को डिस्प्ले करवाता हूं तो मुझे 12 नज़र आएगा। अगर यही काम, ये देखें, मैं इस तरह करूं, अब होगा क्या, इस वक्त x की वैल्यू 12 है, तो ये पहले उसमें इंक्रीमेंट करेगा, देन उसको डिस्प्ले करेगा, यानी अब डिस्प्ले होना चाहिए 13। ये देखें, तो दोनों तरीक़ों से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं खाली अगर x भी डिस्प्ले करूंगा तो वो 13 ही डिस्प्ले होगा। ये देखें इसका रिज़ल्ट। मैं फिर एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, प्लस प्लस x 14 डिस्प्ले होगा। उसने पहले इंक्रीमेंट करना है फिर डिस्प्ले करना है, और खाली x को भी डिस्प्ले करने से 14 ही होगा। मैं उलट करता हूँ, यानी कि तो अब 14 ही डिस्प्ले होगा, मगर बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा डिस्प्ले करवाने के बाद। ठीक है, और अब मैं खाली x डिस्प्ले करूँगा तो 15 डिस्प्ले होगा। इसी तरह सिंगल डिक्रीमेंट और सिंगल इंक्रीमेंट के अलावा मल्टीपल डिक्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे x प्लस इक्वल, मैंने इकट्ठे 5 इंक्रीमेंट करने हैं इसके अंदर। x की वैल्यू 15 है, डिस्प्ले तो 15 होगा। अच्छा ठीक है, हाँ, साथ ही पहले इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये प्लस प्लस से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये इधर उधर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये 20 हो गया, फिर दोबारा करूँगा 25 हो जाएगा, दोबारा करूँगा 30 हो जाएगा। इसी तरह माइनस करने के लिए वापस 25 20 माइनस होता रहेगा। ये तरीका है, आप अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये भी सारी चीज़ें। इसको आपने थोड़ा सा इक्वल जो है समझना है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बल्कि x ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर 10 नंबर मैंने लिखा, और एक y वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर भी 10 लिखा, मगर उसको मैंने डबल कोट्स के साथ, यानी उसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया। उसकी टाइप स्ट्रिंग है y की, और x की टाइप 10 है। एक स्टेटमेंट होती है जावास्क्रिप्ट में जिसे हम वेरिएबल की टाइप मालूम कर सकते हैं। ये देखें, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ x, क्या डिस्प्ले हुआ, नंबर। इसी में मैं कहता हूँ कि टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ y स्ट्रिंग उसने बता दी। अच्छा, इसमें मैंने ये पूछना है कि क्या x y के इक्वल है। इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल साइन इस्तेमाल होता है। उसने कहा ट्रू, जी है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, मगर एक की टाइप नंबर है और एक की टाइप स्ट्रिंग है। इसी के अंदर एक और ऑपरेटर होता है स्ट्रिक्ट इक्वल का, ट्रिपल इक्वल के साइन, इसमें उसने कहा फॉल्स। ये दोनों इक्वल नहीं है जावास्क्रिप्ट की नज़र में। अगर मैं स्ट्रिक्टली उसको चेक करूं तो एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है। हाँ, अगर दोनों नंबर होते फिर वो कहता ट्रू, यानी मैं अभी y को नंबर असाइन कर देता हूँ, पहले स्ट्रिंग था। अब मैं डबल ट्रिपल इक्वल के साथ चेक करूँगा तो उसने कहा ट्रू। तो ये जो ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल, इन ऑपरेटर्स में ये माइनर सा फ़र्क है कि वो स्ट्रिक्ट चेक करता है, और बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होता है, PHP में भी ऐसा ही होता है। और ग्रेटर देन के लिए ये वाला ऑपरेटर फॉल्स आएगा क्योंकि x ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए उसने कहा। लेस देन पे भी फॉल्स आएगा क्योंकि वो लेस देन भी नहीं है, वो तो इक्वल है उसके, तो भी फॉल्स आया। नॉट इक्वल के लिए आप दो किस्म के ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला, ये आपको दिखाने के लिए, जी सॉरी, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, PHP में यूज़ हो सकता है। नॉट इक्वल के लिए आप ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, और स्ट्रिक्ट के लिए ये वाला। ये दोनों ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो तो फिर ऑपरेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो जो मैंने पहले ऑपरेटर ये वाला इस्तेमाल किया था, ये PHP में चल जाता है, PHP में ये भी चल जाता है और ये भी चल जाता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में वो नहीं चलता। ठीक है जी। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट में
वेरिएबल्स का जहाँ जिक्र हो और वहाँ अरे का जिक्र ना हो तो फिर कोई रिलेटिव सी बात लगती नहीं। इसको कैसे, हाँ क्लियर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप कुछ भी कांस्टेंट, लेट, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने वेरिएबल में चेंज कोई नहीं करना, जो अरे में कोई चेंज नहीं करना। अरे का नाम कुछ भी रखें, नेम्स। अरे डिक्लेयर करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं मल्टीपल नेम्स इस अरे में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, लाइक name1, name2, name3 और name4, एंटर। ये अरे डिक्लेयर हो गया। अरे और वेरिएबल में बेसिक फ़र्क ये होता है कि वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अरे में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको इस्तेमाल आप उसी तरीके से कर सकते हैं। डिस्प्ले करवाएं, उनमें कोई चेंज करें। अगर कॉन्स्टेंट होगा तो चेंज नहीं कर सकेंगे, लेट या वेयर होगा, VAR की स्टेटमेंट होगी तो फिर आप उनको चेंज भी कर सकेंगे, बाकी कोई चीज़ है। अब मैंने सिर्फ डिस्प्ले करवाने का काम लेना है, इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट से डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब जो पहला नाम है मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। याद रखें कि जो अरे के एलिमेंट हैं उनके नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी मैं कहता हूँ console.log नेम्स का जो पहला नेम है उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट आगे उस एलिमेंट का नंबर, 0 नंबर पे name1 है, लेट्स सी, ये आ गया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं 2 डिस्प्ले करूँगा तो डेफिनेटली name3 डिस्प्ले हो जाएगा। और आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स से मुराद कि एक एलिमेंट में मैंने स्ट्रिंग और किसी एलिमेंट में मैंने नंबर स्टोर कर दिया, डजंट मैटर। और अब देखें नंबर हो जाएगा। तो मिक्स नंबर्स भी आप रख सकते हैं अरे के अंदर। जावास्क्रिप्ट में अरे से ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जेसन डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं और जब आप डीप कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ज़्यादातर उसका जो यूजेज है आपका वो अरे के बजाय इसी का होगा, ऑब्जेक्ट्स का होगा। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए सेम तरीका, सिर्फ छोटा सा फ़र्क, मैं नेम्स के बजाय डेटा के नाम का बनाता हूँ कि आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। दूसरा, आप इसके अंदर कीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी name1 कॉमा एज 30 कॉमा डेट ऑफ बर्थ DOB, डजेंट मैटर, कुछ भी लिख दें। किसी भी तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब आपने इस ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक की वैल्यू उठानी है तो आपको नंबर्स नहीं, जैसे अरे में आपको नंबर बताना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। हो सकता है मैंने नेम को पहले डिक्लेयर कर दिया हो या एज को पहले डिक्लेयर कर दिया हो, डजेंट मैटर। मैंने नेम शो करना है तो सॉरी console.log ऑब्जेक्ट का नाम डेटा डॉट एज, एज को डिस्प्ले करने के लिए 30 और की का नाम नेम, तो नेम को डिस्प्ले करने के लिए name1 या जो भी आपने नाम रखा था। तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। और ये यूं कह लें कि मल्टी रोज़ भी आप एक, इसके लिए मैं ज़रा स्क्रिप्ट के अंदर आ जाता हूँ आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। मल्टी रोज़ मैंने डिक्लेयर किया कांस्टेंट डेटा ब्रैकेट, मैंने एक रिकॉर्ड, यानी ये वाला जो रिकॉर्ड था ये मैंने इसके अंदर असाइन किया था। मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स असाइन करने हैं, नेम, फिर ब्रैकेट लगा दी उसके अंदर, name1 कॉलम एज 30।
कॉमा नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेम नेम2 कॉमा एज 50। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स देने जा रहे हैं तो आप इसको करली ब्रैकेट के साथ नहीं बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, यानी आपने ऑब्जेक्ट्स का एक अरे बना लिया, फिर आप उसको रिकग्नाइज कर सकेंगे। ये डिस्प्ले करवाना है, ये 0 नंबर का ऑब्जेक्ट है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्ट है, और मैं इसकी कॉपी करके एक और ले लेता हूँ। अब ये पूरा अरे आ गया। अगर तो मैं पूरा कंसोल डॉट लॉग करूँगा डेटे को एज इट इज़, तो रिज़ल्ट में आपके सामने इस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, सारा कुछ डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे स्पेसिफिक कोई एक आध रिकॉर्ड चाहिए तो मैं कहता हूँ कि मुझे सेकंड रिकॉर्ड यानी 1 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, नेम2 वाला, तो वो सिर्फ उस एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाएगा। और अगर उस एक रिकॉर्ड में से भी मुझे कोई एक आध की चाहिए डॉट नेम, तो वो स्पेसिफिक उसका नाम की वैल्यू शो कर देगा। इस तरीके से आप अरे को और ऑब्जेक्ट्स को अपने जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो डाटा होता है ये जेसन फॉर्मेट में होता है, जो ऑब्जेक्ट का डाटा है। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, एपीआई कॉल्स हैं, वो ज़्यादातर जेसन डाटे को ही इस्तेमाल करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट जेसन डाटे के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप आने वाले वक्त में जब आप एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे तो आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें देख सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं अरे में शायद बताना भूल गया हूँ। मैंने एक सिंपल अरे डिक्लेयर किया, इसको मैं फ़िलहाल कंसोल नहीं करता। एक अरे लेट के साथ अगर मैंने कोई फ़र्क मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टेंट के थ्रू करेंगे तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। मैंने चेंज करना है, मैंने अरे 1 ARR1, मैंने नेम 1 और नेम 2, इसको मैं कंसोल करवाऊँगा तो डेफिनेटली ये 2 नाम हैं जो कि मुझे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यही है मेरे वेरिएबल के अंदर इस वक्त, मेरे अरे के अंदर। अब अगर मैं कहता हूँ ARR1 डॉट पुश, मैंने कोई नया नाम एंटर करना है इस अरे के अंदर, नेम3, या मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ, रिफ्रेश, ये देखें नेम1 नेम2 और शकील, जो मैंने कोड्स के थ्रू। तो डॉट पुश के थ्रू आप किसी भी वेरिएबल में नया डाटा ऐड कर सकते हैं, नया इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो ये डाटे वाला है ये एक अरे है बेसिकली, और हर अरे के एलिमेंट के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने एक नया डाटा डॉट पुश, नया आगे फिर आप अपना ऑब्जेक्ट, उसमें जो भी कीज़ आप देना चाहें, कुछ भी आप रखें, आप कंसोल करें डॉट लॉग डाटे को, रिफ्रेश, ये देखें अभी 4 अरे रोज़ हो गई हैं उसके अंदर। मैं 2 कंसोल करता हूँ, एक पुश से पहले और एक पुश के बाद, रिफ्रेश। देखें पुश से पहले 3 एलिमेंट थे, पुश के बाद 4 एलिमेंट्स हो गए उसके अंदर, अरे के अंदर। और एलिमेंट से मुझे याद आया कि मैं किसी भी अरे या ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ये वैसे सिंपल कर रहा हूँ, लेंथ का आप लोग की इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे का नाम लिखें या आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट लेंथ कर दें, रिफ्रेश, तो बताएगा 4 एलिमेंट्स हैं। ये मेरे पुश होने के बाद 4 एलिमेंट्स हो गए थे। इसी की स्टेटमेंट्स को मैं ऊपर लेके जाता हूँ पुश से पहले, तो वो कहेगा कि 3 एलिमेंट थे, फिर बाद में 4। इसी तरह अरे को भी बिल्कुल सेम तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि अरे के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं ARR1 के अंदर, तो उसकी लेंथ। तो ये आप थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के अंदर खेल सकते हैं, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं,
मेरा ख़्याल है आज के लेसन के लिए इतना ही ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।